गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक आइडिया लिया था एनर्जी के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो आज के क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विथ पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object by virtue of its position or orientation in space is called potential energy. So what is the potential energy here? So potential energy is the energy possessed by an object by virtue of its orientation or position in the space. That means if this is a ground and we have moved the object to certain height h, in that case what we can see, this object is having some energy. That energy is due to the movement of the object from the base. मतलब ग्राउंड से ये कुछ ऊपर लेके गए जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी आया, तो ये एनर्जी क्या हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एक मास अटैच कर दिया है और इसको हम पे फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अब अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेगा। वो एनर्जी कैसे स्टोर होगा? तो दैट विल बी द वर्क डन बाय अस। हमने जो फोर्स लगा के इसको खींचा इधर, उसके वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गया और ये एनर्जी क्या कहलाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी बोथ आइदर ड्यू टू हाइट और ड्यू टू द ओरिएंटेशन पोजीशन। तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जनरली, बट वी गोइंग टू डील विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भाई क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सो वी कैन डिफाइन इट एज द एनर्जी possessed by an object due to its position above the ground. Position above the ground is called gravitational potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और किसके वजह से आता है? तो ये इसको हम लोग ग्राउंड से कितना ऊपर तक लेके गए। सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये डस्टर है, जब तक ये ग्राउंड पे है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ग्राउंड, जब तक ये ग्राउंड पे है तब तक इसके अंदर एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ग्राउंड से अबव लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर एनर्जी आ गया। नाउ इट कैन डू सम वर्क।
तो ये जो एनर्जी आया इसको कुछ हाइट तक ऊपर ले जाने में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा केस हो रहा है जिसमें हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी आया कहाँ से? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगा तो वी हैव टू डू सम वर्क, देन दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी नहीं आता है अपने से, उसके लिए हमको उस पर वर्क करना पड़ता है, जितना हम वर्क करेंगे उतना उसके अंदर एनर्जी आएगा। तो इस पे हम वर्क कितना किए, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली ग्राउंड पे था, इसको हम लोगों ने h हाइट तक ऊपर लेके आया, ठीक। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर an object of mass m is kept on earth and it has been moved to height h, moved to height h by applying some force। तो हमने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करके इसको h हाइट तक लेके गया। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया? तो वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला पड़े हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा इस ऑब्जेक्ट पे, कितना फोर्स लगाना पड़ा यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो फोर्स इक्वल टू होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है, सो द एक्सेलरेशन एक्टिंग शुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया m इनटू g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो हमारा वर्क डन इक्वल टू हो गया mgh, ठीक है। सो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपली mgh, ये हमारा वर्क डन हो गया, ठीक। नाउ दिस वर्क डन, ये जो हमने वर्क किया इज स्टोर्ड एज द, ये वर्क डन स्टोर हो रहा है किस रूप में, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका, तो ऑब्जेक्ट का। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो द वर्क डन इज इक्वल टू mgh and that should be equal to the potential energy. So potential energy of the object is comes out to be mgh. Potential energy comes out to be mgh. That is the net amount of work done and that is the expression for the potential energy. ठीक है, यहाँ पे g क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। And what is the value of g? So it's 9.8 meter per second square. The value of g is 9.8 meter per second square. So that is the expression for the potential energy of the object and that is basically the gravitational potential energy and it comes out to be mgh. And obviously this is for the earth surface, दूसरे surfaces के लिए हमारा फॉर्मूला मतलब जी का वैल्यू चेंज होते रहेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
and we are going to study about the kinetic energy. तो क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion. तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से, एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के वजह से, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन is called kinetic energy. Got it? So that is the kinetic energy. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत रैपिडली मूव कर रहा होता है तो उसका इम्पैक्टिंग पावर ज़्यादा होता है, अगर स्लो मूव कर रहा है तो उसका इम्पैक्टिंग पावर कम होता है. मास इज ऑल्सो फैक्टर, बट an object can have a very large amount of kinetic energy if it is having a very large velocity. For example, we can see the example of bullet. A bullet is very small, in some grams, इसका weight कुछ grams में होता है, but a bullet is able to kill anyone. मतलब किसी भी object को, किसी person को मार सकता है. उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली हाई वेलोसिटी रहता है, कुछ भी कर सकता है. तो वेलोसिटी से एनर्जी बढ़ाया जा सकता है, मास से भी बढ़ाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक साइकिल है जो 20 की स्पीड से चल रहा है, एक ट्रक है जो कि 20 की स्पीड से चल रहा है, तो किसका इम्पैक्टिंग पावर ज़्यादा है? ट्रक का. क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है. तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द मास एज वेल एज द वेलोसिटी. बट टू हैव द काइनेटिक एनर्जी द ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन मोशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होना है तो उसको मोशन में रहना ही जरूरी है. बिना मोशन के उसके अंदर एनर्जी नहीं आ सकती. तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. तो भाई कैसे निकालें? तो फिर वही काम करना होगा. कौन सा काम? तो हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा. कैसे? तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि वर्क डन निकालेंगे. एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, फिर उसको हम लोग चेंज कर देंगे. वही वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सो लेट्स गो. लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u, इस पे लगाया गया फोर्स F, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया s, मास तो m ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो गया v. और लेट द इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0. एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस पर फोर्स लगाया गया, कुछ डिस्टेंस तक ये ट्रेवल किया, और ट्रेवल करने के बाद इसका वेलोसिटी u से क्या हो गया? तो v हो गया. तो हमको फाइंड करना है कितना वर्क डन किया गया, और ये जो वर्क डन किया जाएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. तो चलते हैं भाई डेरिवेशन पे.
तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is in rest. After applying a force F, let v be the final velocity of the object. हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? F, और F फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका वेलोसिटी u से क्या हो गया? b. नाउ वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन संख्या 1. एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं. नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ से क्या आ गया? v स्क्वायर, तो v स्क्वायर है ही, u 0 है, एक्सेलरेशन a है, डिस्प्लेसमेंट s है. तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाई 2s. लेट दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, लेट्स पुट दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं. तो f इक्वल टू क्या था? तो m इंटू a का वैल्यू क्या है? तो v स्क्वायर बाई 2s, वर्क डन इक्वल टू क्या था? तो मास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की वैल्यू क्या है? तो m इंटू a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2s, और s की वैल्यू क्या है? s. तो हमारा नेट वर्क डन कितना आ गया? तो ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर. हमारा नेट वर्क डन हो गया 1/2 mv स्क्वायर. ओके, अब ये हमारा वर्क डन हो गया. हमको फाइंड क्या करना है? तो हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था. तो काइनेटिक एनर्जी या कोई भी टाइप की एनर्जी कैसे निकलता है? तो हमको पता करना होता है कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ. ठीक है, नाउ द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट is converted into काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें जो हमने नेट वर्क डन किया वो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया. सो नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी 1/2 mv स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. So the kinetic energy of an object is comes out to be 1/2 mv square. ठीक है, तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया है वो है 1/2 m इंटू v स्क्वायर. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक हम लोग और फॉर्मूला डिराइव करते हैं.
ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिराइव अनदर फॉर्मूला। हम लोग को फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमको एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 mv², और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, तो m/v। हमको इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/2 mv², इसमें m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 1/2 m²v²/m, ये हो जाएगा 1/2 mv²/m, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया 1/2 mv², यानी क्या हो गया p। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 times काइनेटिक एनर्जी इंटू m, और P इज इक्वल टू √2 times काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। So either I can use this formula that kinetic energy is equal to p²/2m, or I can use this formula P equal to √2 times kinetic energy into mass. Both are same. मीन्स अगर हमको रिलेट करना है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को, तो हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज दिस लॉ बेसिकली। तो इसका स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, total energy of universe remains constant जितना भी हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है वो कांस्टेंट है। या इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, फेमस है ये ज़्यादा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only change, it can be only changed to one form
इनटू अनदर। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वैसे आगे चल के पढ़ोगे कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड 11th क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बट अभी के लिए हमारे पास यही है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. But in higher classes we will come to know that energy can be created when mass is destroyed. That was given by Einstein. बट अभी उसके लिए हम लोग नहीं जा रहे, अभी हम ये मेन स्टेटमेंट इसका यही है, ठीक है। तो कह रहा है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बट हम लोग तो देखें कि एनर्जी क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रहा है, हीट एनर्जी क्रिएट हो रहा है। तो वो एक्चुअली में हीट एनर्जी क्रिएट हो नहीं रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमारे घरों में है हीटर, ये हीटर क्या प्रोवाइड करता है, हीट। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये हीट एनर्जी जो हमको प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास होता है कोल, कोयला। दैट कोल बर्न्स इनटू पावर हाउस, थर्मल पावर प्लांट्स, एंड दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कोल बेसिकली इट हैज सम केमिकल एनर्जी, एंड ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में। नाउ दिस हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कोल is used to heat up the waters. वाटर रहता है, थर्मल पावर प्लांट्स में बॉयलर्स होते हैं जिसमें पानी रहता है, उसको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग दिस, वो जो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होता है, दैट हैव अ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाता है। This kinetic energy of steam is passed through the turbine and that converted into the rotational kinetic energy. That rotational kinetic energy of turbine में convert हो जाता है। After that, due to the change in, ये टर्बाइन को घुमाता है, टर्बाइन मैग्नेट के अराउंड घूमता है, तो that converts the rotational kinetic energy into the electrical energy. And that electrical energy is last converted into the heat energy of your heater. तो इतना सारा प्रोसेस हो रहा है तब जाके आपको हीट एनर्जी मिल रहा है। इसमें हर स्टेप पे लॉस है, यहाँ पे लॉस होगा, फिर यहाँ पे लॉस होगा, फिर यहाँ पे लॉस होगा, फिर यहाँ पे लॉस होगा। That means if coal had 100 joule of energy, I don't think we are able to get 20 joule of energy. 20 जूल एनर्जी भी हमको मिलता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इतना भी मिलता होगा। यानी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो जितना हम यहाँ पे एनर्जी था हम दे रहे हैं, उतना एनर्जी हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बहुत कम एनर्जी हमको मिल रहा है। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो नया एनर्जी हमको नहीं मिला है। दैट सिंपली द एनर्जी हैज चेंज इट्स फॉर्म्स, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म, तीसरे फॉर्म से चौथे फॉर्म, एंड सो ऑन। ये फॉर्म्स चेंज होते गए हैं। अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी हैज नॉट बीन क्रिएटेड। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स।